हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से इलेक्ट्रीशियन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। ये प्रश्न कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम इस वीडियो में 49 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना भी रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमाणु में निम्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर है राइट आंसर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बी। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 29। ये भी काफ़ी पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आवेश की मात्रा क्यों ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो इसका सही आंसर है Q इक्वल टू आई टी होता है। तो Q का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा, इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम। तो I का मतलब क्या होता है? करंट, और T का मतलब होता है समय। तो Q इक्वल टू आई टी, मतलब करंट और इनटू टाइम। ओके। एक एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? देखिए, यही वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें बताया गया है कि 1 एम्पियर, तो मैंने ये आपको बताया था कि Q इक्वल टू आई टी। तो ये फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? तो एम्पियर और करंट, ये एम्पियर है, ये समय है, और ये आवेश है, मतलब कूलाम। मैंने आपको बताया था इसकी इकाई क्या होती है? कूलाम। इसका राइट आंसर है सी। 5वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की मात्रा की ऐसा इकाई क्या है? मैंने अभी बताया है जो, तो इसकी राइट आंसर है कूलाम। ओके। जब विद्युत धारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित होती है तो वस्तु का विभव होता है। तो इसका सही आंसर है धनात्मक। इसको याद कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 7वां, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होता है आंसर नंबर बी, विद्युत वोल्टेज और स्रोत एवं चालक। वोल्टेज स्रोत एवं चालक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है या प्रभावित होती है, तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? तो इसका राइट आंसर है रासायनिक प्रभाव। जब आप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विलयन वगैरह, तो जो विलयन में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका सही आंसर होता है कौन सा इफेक्ट करेगा, मतलब प्रभाव करेगा? तो ये रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, उसका सही राइट आंसर है उस उत्पन्न प्रभावों से। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? तो इसका सही राइट आंसर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लें कि इसका राइट आंसर होता है ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं खालिस्तान के रूप में संपन्न होती हैं। इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आयनीकरण।
ओके, सही आंसर क्या होता है? आयनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं 12वां क्वेश्चन। जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाती है, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, और इसको याद कर लें। इसका आंसर है बी, तापीय। जब एक धारा को एक चालक से प्रभावित करते हैं तो वह कौन सा प्रभाव कहलाता है? ये तापीय प्रभाव कहलाता है। इसको याद कर लें आप। स्पाइरल बाउंड, जो स्पाइरल बाउंड होता है, कुंडली होती है, उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, बहती है, तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होता है चुंबकीय प्रभाव। जब कुंडली होती है, तो इसमें अगर धारा प्रभावित की जाए तो ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए। इसमें आपको सूची मिलान करना है, तो आप खुद बताएंगे कि ऊष्मीय प्रभाव किससे संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऊष्मीय प्रभाव। ये बल्ब के थ्रू आता है। ये मैंने अभी मैं जितने भी प्रभाव बताए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो ऊष्मीय प्रभाव होता है ये बल्ब से संबंधित होता है, और जो चुंबकीय प्रभाव होता है तो ये विद्युत पंखा से संबंधित होता है, और जो रासायनिक प्रभाव होता है जो विद्युत लेपन से संबंधित होता है, वो भी एक्स किरणें होती हैं, तो ये हड्डियों का छायाचित्र होता है। तो इसका राइट आंसर होता है डी। और अब अगला देखिए, 15वां, किसी चालक के अनुप्रस्थ काच से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा के प्रभावित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे? तो इसका सही आंसर होता है, देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे, हम आपको बताएंगे। मैं एक फॉर्मूला बता भी चुका हूँ कि Q इक्वल टू IT, मतलब कूलम इक्वल टू करंट इंटू समय। कूलम मतलब होता है आवेश। तो इसका अभी क्या क्या दिया गया है इसमें, पहले अपन ये देखते हैं। इसमें I दिया गया है एक सेकेंड, ठीक है, T 1 सेकेंड, और एम्पियर भी कितना दिया गया है, I कितना दिया गया है, 1 एम्पियर। एम्पियर का करंट की इकाई होती है एम्पियर, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है ये IT, Q इक्वल टू IT, और ये फॉर्मूला ये भी होता है कूलम का NE। N का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। तो देखिए, ये अपन को फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। तो Q इक्वल टू NE होता है। तो N का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और ये E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ये हमेशा याद रखना आप, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, हमेशा याद रखना है। E का मान होता है ये, ठीक है। तो अभी अपन न्यूमेरिकल में चलेंगे, इसको बाद में समझाएंगे। तो इसका आप देखते हैं, तो Q इक्वल टू NE। तो Q का फॉर्मूला क्या होता था, IT, इसकी जगह पे IT लिख सकते हैं, NE। तो हमें क्या फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन, तो N इक्वल टू IT अपॉन E। तो N इक्वल टू I कितना है, 1, और T का मान भी कितना होता है, 1, और E का मैंने मान बताया है आपको,
ई का मान बताया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप कैलकुलेशन है ये, तो एन, तो इसका सॉल्व कर लेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6.24 इंटू 10⁻18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। 1 जूल प्रति सेकंड, ये किसका फॉर्मूला होता है। मैं पहले फर्स्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ कि वाट मतलब शक्ति इक्वल टू किया गया कुल कार्य बटे समय। तो किया गया कुल कार्य का वो इकाई क्या होती है, जूल, और जो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। तो अपॉन समय एस, तो मतलब जूल प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को फिल इन द ब्लैंक्स में व्यक्त किया जाता है। तो आप बताइए ऊष्मा की इकाई क्या होती है। मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर होता है कैलोरी। हमेशा याद रख लेना, कैलोरी इसका राइट आंसर होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से डीसी का सही तरंग रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होता है। ये एक अल्टरनेटिव करंट का है, एसी करंट कहलाते हैं इसको। तो इसका सही तरंग रूप क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी वैद्युतिक परिपथ में कार्य या ऊर्जा का अवकलन क्या होता है। मतलब इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी। तो ऊर्जा का मतलब क्या है, I² RT। ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, I² RT। क्वेश्चन नंबर 21। विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, मतलब वोल्टमीटर। राइट आंसर है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, इसका राइट आंसर है ओम। हमेशा याद रखना है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, R = ρL/A। मैंने पहले वीडियो में बताया था, R = L। तो इसी में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। किसी चालक की प्रतिरोध अगर बढ़ाती है तो लंबाई भी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसका 24वां है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। अभी 25वां है कि निम्नलिखित में से चालक का प्रतिरोध और तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ ये बताइए कि प्रतिरोध चालक मतलब ये तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने बताया है अभी कि R = L, प्रतिरोध और लंबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट 26वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया कि
कॉपर चालकता की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस इसका राइट आंसर है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1.72 माइक्रो सेंटीमीटर, सॉरी ओम प्रति सेंटीमीटर। ये भी आपको याद रखना है, इसकी इकाई भी याद रखनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, मैंने ये फॉर्मूला भी बताया है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो इनमें से किस में निर्भर करता है? ये फॉर्मूला पहले तो याद करना है आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर है किसी चालक का हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर। लेकिन ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, हमेशा ही याद रखना है। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रा क्या हो? हाँ, ये बात हमेशा याद रखना है आपको कि विशिष्ट चालकता जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है 1 विशिष्ट चालकता। ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव क्या कहलाता है, विपरीत विलोम क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता होता है। तो इसका राइट आंसर है इसका उसका राइट आंसर है। अब इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमेन प्रति सेंटीमीटर। सीमेन प्रति सेंटीमीटर। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी है कि आप 3 इकाई याद कर लें। तो इसका ऑप्शन है बी, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। मैं इसको बता भी चुका हूँ आप पहले वीडियो में। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, सेंटीमीटर या मीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 30। किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट प्रतिरोध। जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह 7.5 विद्युत एम्पियर लेता है। तो उसके एलिमेंट का प्रतिरोध याद करो। तो मैंने ये एक फॉर्मूला मैंने बताया है पहली वीडियो में। V=RI, ये ओम का नियम है। इससे आप याद कर सकते। 230 वोल्ट हो गया और 7.5 एम्पियर हो गया, करंट हो गया, और R याद करना है। तो इसका प्रतिरोध देखो, जैसे V=RI, तो R फाइंड करना है आपको। R=V/I। तो V कितना है? 230 बटे और 7.5। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि
मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, V इक्वल टू आर आई। अब इसमें धारा का मान ज्ञात करना है तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो अब V का मान कितना है 6 और ओम का नियम प्रतिरोध का मान कितना है 4.5। इसको सॉल्व कर लेना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होता है आएगा 1.33 एम्पियर। 33वां क्वेश्चन है 100 मीटर लंबे 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर कटाक्षी क्षेत्रफल वाले तांबे की तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 7.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं एक फॉर्मूला भी फिर से बता चुका हूँ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका फॉर्मूला तो इसमें तो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध तो दिया गया है, इसमें ज्ञात क्या करना है, कुल प्रतिरोध R ज्ञात करनी है। तो इसका मान क्या होता है, रो का दिया गया है 7.52 माइक्रो ओम सेंटीमीटर और L का मान दिया गया है 100 मीटर और एरिया दिया गया है A से 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूले में इसका मान याद लिख लेना है, रो एल अपॉन ए। रो की जगह पे 7.2 लिख देना है इंटू माइक्रो का क्या फॉर्मूला होता है, 1 मतलब 10 की पावर -6 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सेंटीमीटर ही है, सॉरी तो सेंटीमीटर नहीं करेंगे। 10 की पावर -6 अपॉन ए का कितना मान दिया गया है 1.07। तो लेकिन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको मतलब आप कैलकुलेटर वगैरह से काउंट मतलब आप कर लेंगे तो आप इसका सही राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10 की पावर -2 ओम। अगर आपको आप इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे, अगर आपको नहीं बनता हो तो देख सकते हैं। रो का मतलब होता है 7.2 इंटू माइक्रो 10 की पावर 6 और एल कितना, ये मीटर में दिया गया है तो इसको सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका 100 मीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मीटर को अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट कर, लेकिन इसमें अगर तो इसको जैसे मीटर है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो ओम सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसको भी सॉल्व कर इसको बदल सकते हैं, लेकिन जैसा भी आपको करना हो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने पहली वीडियो में बताया गया है, प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, ये याद कर लेना। किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना हुआ, जबकि तांबे का ताप गुणांक ये होता है अल्फा इक्वल टू 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने ये बता दिया है, तो इसको पहले फॉर्मूला आप याद कर लें। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये पहले फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें, तो
अब इसमें क्या क्या दिया गया है, R0 कितना दिया गया है 50 ओम, समय दिया गया T दिया गया, तापमान दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, और इसमें ताप गुणा कितना दिया है, ताप गुणा का मतलब होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना दिया गया है 0.0043 डिग्री सेल्सियस, ये देख सकते हैं आप दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, तो RT अपन को फाइंड करना है। इसमें दिया गया है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देखो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस आपको प्रतिरोध दिया गया है, अपन को ज्ञात करना है 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो ये अपन को देख लीजिए। तो RT इक्वल टू 0 1 प्लस अल्फ़ा टी, तो इसको बस फॉर्मूला वो वैल्यू रखनी है। R0 को कितना होता है 50 दिया गया है, 1 प्लस अल्फ़ा कितना दिया गया है 0.0043 और समय कितना दिया गया है 50। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको पहले तो इंटू करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इसका आएगा 50 1 प्लस, ये मतलब उसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.215 आएगा इसका। तो इसको भी अब इंटू कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 60.75 ओम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है क्या हुआ, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। चालक के प्रदत्त आकार के लिए तांबर की तुलना में एल्यूमिनियम में चालकता कितनी पाई जाती है, जिसके मैंने पहले भी बताया दिया है। राइट आंसर है 60। मैंने पहली वीडियो में बताया है कि कॉपर की विद्युत चालकता कितनी होती है 93, ये पूछा जाता है। और सोने की, जो सोना होता है गोल्ड होता है, तो सोने का विद्युत चालकता 99% पाई जाती है। जो सिल्वर होता है, चांदी होती है, तो उसका विद्युत चालकता 97% पाई जाती है। और एल्यूमिनियम जो होता है, तो उसकी विद्युत चालकता कितनी होती है 60 डिग्री होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं कि विद्युत चालकता कितनी पाई जाती है, तो आपको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विद्युत चालक पदार्थ इनमें से कौन नहीं है, तो अब ये देखिए कौन नहीं है, तो एल्यूमिनियम में तांबा है और चांदी है, सीसा एक अचालक पदार्थ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है, तो जो विद्युत प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है वो चालक पदार्थ कहलाते हैं, चालकता कहलाती है। तो ये वो पदार्थ चालक कहलाते हैं, और जो स्वाभाविक गुण होता है तो वो चालकता कहलाती है। ओके, आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको अच्छे से याद कर लें। तो इसका राइट आंसर होता है वायर बॉन्ड प्रतिरोधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए वायर बॉन्ड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर होता है यूरेका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा 3-4 प्रतियोगी मैंने परीक्षा में देखा है, तो ये हमेशा पूछा जाता है। वायर बॉन्ड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है, तो ये मिश्र धातु, इसका राइट आंसर है यूरेका। 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी। मैं अभी तो मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ इन प्रश्नों को जो 42 से लेके 46 के बीच में है। तो अभी तो मैं नॉर्मली बता ही देता हूँ, मैं इसके में अलग वीडियो बनाऊंगा अभी इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ये रंग कोड वाले प्रतियोगिता का मान ज्ञात किया जाता है। ये मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो मैं नॉर्मली अभी बताया ऑप्शन से याद करवा देता हूँ। तो अभी इसके बाद अभी